आपका फिनिश होने के बाद रिकॉर्ड स्टॉप कीजिए। ओके सर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का बीएमसी ऑनलाइन भूगोल के इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जो भूगोल का 5वां पाठ था, प्राकृतिक संसाधन व वन्यजीव, भारत और ब्राजील, आज हम लोग जनसंख्या भारत और ब्राजील की उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें विशेष तौर पर आज हम लोग भारत की जनसंख्या के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं और आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई अपने माइक को आप म्यूट रखेंगे और वीडियो भी रखेंगे, जिससे जो है आप अच्छी तरह से सुन और समझ सकेंगे। जब आवश्यकता होगी, जब मैं परमिशन दूंगा, तभी आप जो है अपना माइक जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक मिनट बच्चों, पीपीटी आपके सामने आ रही है। आज का विषय है जनसंख्या की संरचना, भारत और ब्राजील, जिसमें हम लोग जो है आज भारत जनसंख्या की संरचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभी ये जान लो कि जनसंख्या मतलब क्या और उसका क्या महत्व है। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। माइक सब लोग अपना म्यूट रखिए, कोई भी माइक चालू नहीं रखेगा। सभी से निवेदन है, माइक और वीडियो बंद करें। भैया तने 1 मिनट एयरफोन दे बा, सुना हो। चलिए भारत की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। माइक अपना म्यूट रखिए। शिवम माइक म्यूट कर। शिवम किसे लगा बनाई देवा। शिवम माइक म्यूट कर। कहां पड़े अपना तारा वाला लगा वाला। शिवम माइक म्यूट करो। ये लगा बाटे धनवा कब आ रे? वो वाला ना अरे वो वाला नाम रे आपा। ये हेडला ये लिया वाला ये फ्लो हेडला। माइक म्यूट करिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत जनसंख्या वितरण 2011 के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व। भारत जनसंख्या वितरण, यहाँ पर एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो आपको यहाँ पर मैप दिखाई पड़ रहा है और आपको जो है बिंदु बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक बिंदु बराबर क्या है, 2 लाख व्यक्ति। तो आप ये देखिए कि पूरे जो है भारत के मैप में ये कितने बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर है भारत जनसंख्या घनत्व, यानी जो आबादी है, घनत्व वाली आबादी है, उसमें जो है कौन कौन से राज्य हैं। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, और जो दूसरा मैप है यहाँ पर आप देख रहे हैं जनसंख्या का वितरण है 2011 के अनुसार, और यहाँ पर भी जनसंख्या का वितरण है। तो अभी आकृति 6.1 आ और आ का निरीक्षण करके नीचे
कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कौन से प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर क्या है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है तथा केरल। यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे दिख रहा है आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पर देखेंगे केरल। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक है। और फिर है प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो जो है आप देखेंगे उसको, तो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है तथा लद्दाख, जो अभी यहाँ से यूनियन टेरिटरी हुआ है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अभी जो है उपरोक्त मानचित्र का विचार कर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित कर नीचे दी गई तालिका में भरिए। तालिका जो आपको भरना है, जिसमें क्या है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहला है 100 से कम, जिसमें कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आप यहां पर देखेंगे अभी 100 से कम मैप में हम लोग देखते हैं। तो 100 से कम कौन सा है? तो जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मिजोरम है, और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जहां पर जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 100 से कम है। अब फिर है दूसरा कि 101 से 250, तो उसमें जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं मेघालय, मेघालय आपको दिखाई पड़ा यहाँ पे मैप में। फिर जो है मणिपुर, फिर आपको जो है नागालैंड उसके ऊपर देखिए। फिर आप यहाँ पर आइए छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। यहाँ की मूल बात क्या है कि 101 से 250 जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। 251 से 500 वाले जो राज्य हैं जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, उसमें कौन से राज्य हैं? अभी यहाँ पर देखिए झारखंड, बिहार में से अलग हुआ राज्य झारखंड, पहले दोनों एक ही राज्य थे। फिर देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? ओडिशा है, आप भारत मैप में देखिए। फिर उसके नीचे आएंगे, देखिए आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको। महाराष्ट्र आपका राज्य जहाँ पर रहते हैं, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद जो है गोवा, और यहाँ पर तेलंगाना देखिए, गुजरात तथा असम। ये देखिए, ये क्या है? ये प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व इनका कितना है? 251 से लेकर 500 तक। अब 501 से अधिक वाले जो राज्य हैं जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, अब उसमें देखो राज्य है पंजाब, हरियाणा, बड़ी आबादी है यहाँ पर रहती है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 500 से अधिक जो है लोग रहते हैं। दूसरा है हरियाणा, और यहीं पर जो है बच्चों देखो आपको दिखाई पड़ रहा है दिल्ली, छोटा सा, भारत की राजधानी है ना। और
बड़ा आबादी वाला राज्य, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है, ये है उत्तर प्रदेश। आप लोगों में से कई लोगों का जो है यह गृह प्रदेश भी है। फिर उसके बाद है बिहार, बड़ी आबादी वाला राज्य, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है। फिर है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, यहाँ से देखिए यहाँ या सिक्किम के पास भी इसका बॉर्डर है, यहाँ पर असम में यहाँ से एंट्री मिलती है, प्रवेश द्वार है यहाँ पर। अब उसके बाद केरल, ये भी जनसंख्या घनत्व अधिक है यहाँ पर, और उसके बगल का जो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग भौगोलिक स्पष्टीकरण ले लेते हैं। भारत जनसंख्या संबंधी अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसमें पहली चीज ये देखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। प्रमुख बात है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा, यानी जनसंख्या लोग जो है जो निवास करते हैं उस दृष्टिकोण से विश्व में देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। जो 2011 में जनगणना हुई वो कितने की थी, कितना थी जनसंख्या, 121 करोड़। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.41%, और विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17.5%, यानी संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में रहते हैं लोग, लेकिन जो जमीन है, क्षेत्रफल है, वो सिर्फ 2.4% है। यानी यहाँ पर कितना बिल्कुल जो है संतुलन भी नहीं है। जो रहने के लिए चाहिए जगह वो कम है और आबादी ज्यादा है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में की जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। तो एक है जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, दूसरा है प्राकृतिक संरचना, तीसरा जलवायु, और चौथा सुविधाओं की उपलब्धता। आप जैसे उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता वाले प्रदेश में कई शताब्दियों से मानवीय अधिवास का विकास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का सघन वितरण कहाँ पर है? कृषि तथा उद्योग धंधों के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण तथा जनसंख्या का सघन वितरण हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे उत्तर का मैदानी प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, ये इत्यादि यहाँ पर क्या है, कृषि तथा उद्योग धंधों के कारण इन भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण और जनसंख्या का सघन वितरण हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। जनसंख्या का विरल वितरण, तो जनसंख्या का विरल वितरण पर्वतीय तथा पहाड़ी प्रदेश है, वहां पर है। शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश है, सघन वन क्षेत्र आदि स्थानों पर जनसंख्या का विरल वितरण हुआ है। जैसे थार का रेगिस्तानी प्रदेश, थार का रेगिस्तानी प्रदेश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि भारत और ब्राजील की जनगणना के विषय में जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो भारत के बारे में क्या है कि भारत में जनगणना कार्यालय द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। माफ करना बच्चों, हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गणना का काम हर 10 वर्ष में किया जाता है। तो दूसरी तरफ ब्राजील में IGBE अर्थात ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी एंड स्टैटिक्स नामक संस्था द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। यहाँ पर तो समानता दिख रही है, दोनों
देशों में 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अभी दूसरा है, भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। ब्राजील का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। यहाँ पर भी समानता है। भारत की जनगणना दशक के आरंभ में होती है, जैसे 2001 की शुरुआत में, 2011 इत्यादि, लेकिन ब्राजील की जनगणना दशक के अंत में होती है, जैसे 2000, 2010 इत्यादि। ये अंतर है। भारत में अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी, ब्राजील में अगली जनगणना वर्ष 2020 में होगी, मतलब जो चल रहा है। तो अभी आप लोगों ने जानकारी हासिल की भारत और ब्राजील जनगणना के विषय में जानकारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आयु जनसंख्या की संरचना के बारे में। अभी यह रेखालेख क्या दर्शाता है? यह रेखालेख मतलब ये क्या दर्शाता है? आपको दर्शा रहा है, लिंग अनुपात दिखा रहा है। किसका? एक तो ब्राजील का, दूसरा भारत का, बराबर है। अभी आपको एक चीज मालूम पड़ी, यह आलेख ब्राजील एवं भारत के लिंग अनुपातों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मैंने अभी बताया आपको, भारत और ब्राजील के लिंग अनुपातों को। अभी लिंग अनुपात क्या होता है? तो लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। यानी अगर 1000 पुरुष हैं, उसके तुलना में, यानी उसके कंपैरिजन में स्त्रियां कितनी हैं, बराबर है। तो इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन है। इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011, यहाँ पर 61, 71, 81, 91, 2001, 2011। तभी यहाँ पर जो दिया है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो आप यहाँ पर देखें तो ब्राजील में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। 1000 पर स्त्रियों की संख्या 1000 के ऊपर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर तुलना करें भारत की तो यहाँ पर 940 ही है। देखिए यहाँ पर 61 में, और ये फिर और कम हुआ है, फिर थोड़ा सा बढ़ा है, कर देखें, फिर ये फिर कम हो रहा है, और फिर ये जो है बढ़ रहा है। 2011 में ये 940 से ऊपर संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं हुई है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अभी भी तुलनात्मक तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर ब्राजील में देखें, यहाँ पर पहले से ज्यादा है स्त्रियों की संख्या, और धीरे 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 ये बढ़ ही रही है। देखिए, और यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 2001 और 2011 में कर्व जो है ऊपर चला गया है, यानी कहाँ चला गया है? 1080 से भी ऊपर, बराबर है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी उपरोक्त आलेख से यह समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों से अधिक रही है। भारत में किंतु यह अनुपात कम रहा है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सदैव से देखो 1000 से ऊपर है, और दिनों दिन बढ़ता ही गया, और 2011 में तो और बढ़ गया, 1080 से ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 940 था 61 में, 71 में कम हुआ, फिर उसमें थोड़ा बढ़ा 81 में, फिर वहां से 81 के बाद कम होने लगा 91 में, लेकिन उसकी 91 के बाद फिर बढ़ा, 2011 में भी ऊपर गया, 2001 में, उसके बाद 2011 में बढ़ा है। लेकिन अभी जो है 1000 जो पुरुष हैं, वो जो फासला है वो अभी तय करना है। आबादी बढ़ी है, लेकिन उसकी तुलना में अभी भी कम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्पष्टीकरण। दोनों देशों की जनसंख्या के संदर्भ में जो विशेषताएं हैं वो नीचे हम लोग उसका यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पिछले कई दशकों से ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, यानी कि जो 1000 पुरुष हैं, स्त्रियां अधिक हैं। ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2001 में अभी आपने ग्राफ देखा। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है।
आप जाहिर आप भी जान रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, यानी यहाँ पुरुष ज्यादा हैं, स्त्रियां कम हैं। तो भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखता है। 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। तो अब देखो, तो मुख्य चीज क्या है, अगर आबादी को हमको मेंटेन रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भारत सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो असंतुलन है स्त्री और पुरुषों का, ये ठीक बात नहीं है। शादी सब करना चाहते हैं, तो कहां से मिलेंगी लड़कियां अगर होंगी ही नहीं। तो उसके पीछे इतिहास में जाएंगे तो कई कारण है क्यों जो है हमारे यहाँ लिंग अनुपात में इतना असंतुलन है। तो ये जो स्लोगन है महत्वपूर्ण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं आयु लिंग पिरामिड 2016 ब्राजील का। फिर है, ये भी है आयु लिंग पिरामिड। अब यहाँ पर देखो जनसंख्या प्रतिशत है 2016 का दिया गया है, भारत का ये है, और ये है ब्राजील का आयु लिंग पिरामिड। यह आलेख कुछ भिन्न आपको लग रहा है, लेकिन यह जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला आलेख है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, आयु लिंग पिरामिड। इसको क्यों कहते हैं आयु लिंग पिरामिड, ये जनसंख्या का लिंग और आयु दिखाने वाला, यानी स्त्री और पुरुष, देखो स्त्री और पुरुष, और यहाँ पर आयु लिखी है, तो यहाँ पर देखो लिखा है आयु समूह, यहाँ पर देखो लिखा है आयु समूह 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14। तो ये जो आयु लिंग पिरामिड है ये भारत और ब्राजील की तुलना दिखा रहा है। ठीक है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग किया जाता है। यानी जो ये आलेख है आयु लिंग पिरामिड, इसका जो है आयु लिंग पिरामिड का उपयोग हम लोग किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग और आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग इस देश के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं, लिंग और आयु के संदर्भ में। ठीक है, अभी इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न समूहों में स्त्री और पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जनसंख्या प्रतिशत, यहाँ पर क्या दिया गया है, जनसंख्या प्रतिशत। तो इससे हमें यह पता चलता है कि देश में बच्चों, युवा और वृद्ध का अनुपात कितना है। तो ये देखो बच्चे हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 14 से फिर जो है 15 से, फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 14, 15 से 19, 20 से 24, बराबर है। इसी तरह जाएंगे तो वृद्ध वाला समूह है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो जो ये चीजें है क्या दिखा रही हैं आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 शून्य, देखो 4.0, 2.0, तो यहाँ पर जो ये कलर है पुरुषों का है, ये पुरुषों का है, ये स्त्रियों का है। अब ये पुरुष यानी 0 से 4, तो 4.0, इसका मतलब 5, बराबर है। तो उससे भी अधिक है, यहाँ पर क्या है, एक कम है, 4.0 से कम है ब्राजील में। अब यहाँ पर युवा देखेंगे, जो अभी आप 20 से 24 देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है, इनकी संख्या कम, भारत की ज्यादा है, यहाँ भारत की ज्यादा दिखाई पड़ रही है, बराबर। अभी जो आबादी है पुरुषों की, यह आबादी वृद्धित्व की ओर जा रही है, मतलब बुढ़ापे की ओर जा रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अभी जो है युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो युवा आयु समूह आयुष सर,
सर सर हेलो सर। सर ही गायब हो गए होस्ट में। हेलो सर। सर गायब हो गए। ए मुरई बोल रहे। ए मुरई काय करत आहे सोबत आहे का हाँ सो दे कब सोते। हाँ हो गया, चालू हो गया, पाउस हुआ था, करिए। करूं सर ना? ओके सर। हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अभी सभी लोग म्यूट रहे। होस्ट बनाइए ना सर, मुझे स्क्रीन शेयर करूं मैं। दिनेश सर, दिनेश सर, दिनेश सर, दिनेश सर, दिनेश सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? दिनेश बंद किया। आयुष, सब लोग म्यूट हो जाओ, कोई बोलो मत। हाँ सर। ओके सर। तो हम लोग आयु लिंक पिरामिड के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये जाना कि आयु लिंक पिरामिड क्या है, और जो है उन प्रश्नों को समझने की कोशिश की हमने। तो ये जो है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि देश में बच्चों और युवा और वृद्ध हो उनका अनुपात कितना है। युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण। जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति में भारत में अभी नहीं है। भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है, इसका अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या की तुलना करते हैं। ये प्रश्न आपको 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो भारत जो है जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील की तुलना में भारत छोटे बच्चों की संख्या अधिक है। ब्राजील की तुलना में भारत में युवा आयु समूह की जनसंख्या अधिक है। ब्राजील की तुलना में भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। इसके कारण भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। यह आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाएगा आपको। तो अभी जो लिंग आयु संरचना का आधार भारत और ब्राजील की जो जनसंख्या की तुलना की जा रही है, इसमें हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ जो है छोटे बच्चों की संख्या अधिक है, वही आगे चलकर बड़े होंगे, युवा होंगे, प्रौढ़ होंगे, ठीक है। और ब्राजील तुलना भारत में युवा आयु समूह की जनसंख्या अधिक है और कार्यशील जनसंख्या है। महत्वपूर्ण बात है, जनसंख्या की लिंग आयु संरचना के अनुसार यह पता चलता है कि ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर यानी बुढ़ापे की ओर झुक रही है। अब ब्राजील में सामान्यतः आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। ब्राजील की लिंग आयु संरचना के आधार पर ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, माहौल अच्छा है। भारत में सामान्यतः 0 से 75 तक के सभी आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम पाई जाती है।
0 से 75 तक के सभी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम पाई जाती है। भारत के लिंग आयु संरचना के अनुसार भारत में लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी उनके खिलाफ है, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों कम है। भारत में केवल 75 वर्ष के आगे के आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। तो इसको हम जरा इस तरह से देख सकते हैं, जो आपका आयु लिंग पिरामिड है उसमें हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, 75 वर्ष, ये देखो 70 से 74, ये 75, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्त्रियां हैं और ये पुरुष हैं। तो यहाँ पर भारत में क्या है, जो आयु समूह है 75 वर्ष से आगे, दिखाई पड़ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो ये जो 75 वर्ष से आगे है, यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा जो है स्त्रियां ज्यादा है। यहाँ फिर दिखाई पड़ रहा है ज्यादा है, यहाँ लगभग जो है ये 81 से 89 के बीच में ये लगभग समान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, आपको पता चला होगा। अभी हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये तुलना हो गई। अब ब्राजील तथा भारत लिंग अनुपात की तुलना कीजिए, बराबर है। तो विगत कई दशकों में ब्राजील का लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है। इस प्रकार ब्राजील का लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। विगत अनेक दशकों में भारत का लिंग अनुपात 1000 से कम है। इस प्रकार भारत का लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल है। 2061 से एक की कालावधि में ब्राजील का लिंग अनुपात 1010 से 1020 के बीच पाया जाता है। 61 से 2000 की कालावधि में भारत में लिंग अनुपात 920 से 940 के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा। अभी 2001 से ब्राजील में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छठवां देखेंगे, 1991 से भारत के लिंग अनुपात में थोड़ा वृद्धि दिखाई देती है और वर्ष 2011 में ब्राजील का लिंग अनुपात 1090 था और वर्ष 2011 में लिंग अनुपात 947 था, भारत में देखा जाए। ठीक है, भारत की स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कैसे होगी, जरा इसके बारे में ये विचारणीय प्रश्न है। तो कुछ उपाय हैं, जैसे पहला, समाज में स्त्री जो विरोधी अंधविश्वास है, प्रचलन है, परंपरा है, उसमें हमको परिवर्तन करना होगा। स्त्री भ्रूण हत्या, गर्भ में उनको जो मार दिया जाता है उसके बारे में विचार करना होगा। दहेज, स्त्रियों पर अत्याचार आदि समस्याओं का हल ढूंढना होगा। ठीक है, स्त्री पुरुष समानता के बारे में सोचना होगा, उनके विरोधी जो अंधविश्वास है उसके बारे में, जो समाज में प्रचलन है, परंपरा है, उसमें परिवर्तन करना होगा। जो बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है उसको जो है समस्या का हल निकालना होगा। स्त्री साक्षरता में वृद्धि, उनको पढ़ाना लिखाना होगा, उसमें उनको आगे बढ़ाना होगा। स्त्रियों के रोजगार अवसरों में वृद्धि करना होगा। अगर उनको हमको बढ़ावा देना है तो उनको हमको काम देना पड़ेगा। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना होगा। उनके बारे में गलत सोच को हमें दूर करना होगा। स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ तो सब कुछ हो गया। अब एक बार हम लोग जो है ना इसको फिर से जल्दी से क्या करते हैं, शुरू से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या जानकारी हासिल की। तो जो है पहला है कि जनसंख्या भारत की एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हमारे भारत देश में भी जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन है। आर्थिक सामाजिक प्रगति है, जनसंख्या उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी हासिल की। तो जिसमें हमने भारत जनसंख्या वितरण 2011 के अनुसार और भारत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार उसके बारे में अध्ययन किया, और कौन से प्रदेश में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहाँ कम है, उसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल की।
फिर हम लोगों ने जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, राज्य व केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की है। फिर उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम लोगों ने देखा, भारत जनसंख्या संबंधी जो अध्ययन है 2011 की जनगणना के अनुसार, बराबर है। फिर हम लोगों ने भारत की जनसंख्या का वितरण देखा, जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, प्राकृतिक संरचना, जलवायु, सुविधाओं की उपलब्धता जैसे उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश। फिर हम लोगों ने जनसंख्या का सघन जो पास पास में है वो जो है वितरण देखा, तो जहाँ पर कृषि होती है, उद्योग धंधे रहते हैं, तो यहाँ पर केंद्रीकरण होता है। तो उत्तर का मैदानी प्रदेश, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे इत्यादि। जनसंख्या का विरल वितरण, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, ठीक है, तो जैसे थार का रेगिस्तानी प्रदेश, यहाँ पर विरल जनसंख्या होती है। फिर भारत और ब्राजील की जनगणना के विषय में जानकारी हासिल की, 10 वर्ष में यहाँ होता है, 10 वर्ष में वहां पर भी होता है, तो यहाँ दशक के शुरुआत में होता है तो वहां दशक के अंत में होता है। फिर हम लोगों ने जनसंख्या की संरचना के बारे में जाना, लिंग अनुपात के बारे में, तो उसकी जानकारी ब्राजील और जो है लिंग अनुपात भारत का ग्राफ, उसके अनुसार हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि रेखा लेख उसमें ब्राजील और लिंग अनुपात क्या दर्शाते हैं। फिर उसका भौगोलिक स्पष्टीकरण हम लोगों ने देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है। आयु लिंग पिरामिड के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की, जनसंख्या प्रतिशत उसके माध्यम से हम लोगों ने जाना, ठीक है, स्त्री पुरुष युवा कितने हैं, बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं। और महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने ये जाना कि जो है जो आयु संरचना है जिसमें पुरुषों 1000 पुरुषों के पीछे ब्राजील में स्त्रियां ज्यादा है, भारत में कम है, लेकिन 75 वर्ष जब आयु जिन स्त्रियों की पुरुषों की अगर तुलना करते हैं तो उस आयु समूह में 75 वर्ष से अधिक आयु समूह में भारत में जो स्त्रियां उनकी संख्या अधिक है। भौगोलिक स्पष्टीकरण हम लोगों ने इस चीज का देखा। फिर जनसंख्या के लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या की तुलना हम लोगों ने की। कुल मिला जुला कर जो है 8 पॉइंट उसमें हम लोगों ने देखे। फिर ब्राजील तथा भारत का लिंग अनुपात की तुलना हम लोगों ने की, बराबर है, इसमें भी हम लोगों ने 8 पॉइंट देखे। फिर भारत की स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कैसे होगी इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया, और कुछ जो है पॉइंट हैं, जैसे प्रमुख पॉइंट है कि भाई जो उनके खिलाफ हमारी धारणा है, प्रचलन समाज में है, उसमें परिवर्तन करना, जो गर्भ में बच्चियों को हत्या कर दी जाती है उसके बारे में विचार करना, स्त्रियों पे जो अत्याचार होता है उन समस्याओं पर हल निकालना, स्त्री साक्षरता में वृद्धि करना यानी उसकी संख्या बढ़ाना, और रोजगार देना उनको, उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको सही रूप देना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो भारत की जो जनसंख्या है और उसकी जो वितरण है और आयु समूह है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। सभी सम्मिलित हुए बच्चों और दिनेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद करें सर। दिनेश सर, दिनेश सर, रिकॉर्डिंग बंद करो।